ठीक है, तो कल अपन ने प्रेसी राइटिंग स्टार्ट कर दिया था और अपन ने डिटेल्स पढ़ना चालू कर देते और थ्योरी पढ़ ली थी कि प्रेसी होती क्या है और क्या क्या ध्यान में रखना है, वो अपन ने पढ़ लिया था। एक बार हम रिकलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट्स रिमेम्बर क्या थे। तो प्रेसी मस्ट नॉट एक्सीड वन थर्ड, ठीक है, वन थर्ड के अंदर होना चाहिए। आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अननेसेसरी डिटेल्स को छोड़ना इंपॉर्टेंट है। कोई भी लंबे लंबे सेंटेंसेस हो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, वर्डी एक्सप्रेशन को छोड़ना है। एवरी प्रेसी शुड हैव शॉर्ट एंड अप्रोप्रिएट टाइटल, टाइटल देना नहीं भूलना है, टाइटल भूल जाओगे तो एक नंबर कट जाएगा। इट शुड बी रिटन इन द वर्ड्स ऑफ द प्रेसी राइटर, अपने वर्ड्स में लिखना है। हमें डिटो डिटो कॉपी नहीं करना है, कर सकते हैं पर कोशिश करना है कि कनेक्ट हम करें उन सब सारी चीजों को अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करनी है। द मेन आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन द सेम ऑर्डर, जो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, जो भी पहले पे आ रहा है वो पहले पे, जो दूसरे पे आ रहा है वो दूसरे पे, जो तीसरे पे आ रहा है तीसरे पे। ऑर्डर चेंज नहीं करना है, अपने खुद के आइडियाज नहीं देने हैं और ऑथर्स के ओपिनियंस को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ना ही चेंज करना है। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमको ध्यान रखने हैं। आज हम एग्जांपल देख लेते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन ने कल डिटेल में बात किया था और हमने बोला था कि इसका तो वेटेज देने की इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, राइट अ प्रेसी ऑफ द पैसेज गिवन बिलो। ठीक है, ये एक पैसेज दिया हुआ है और इसने पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि हमें जब बनाना है प्रेसी तो हमें किस तरह से सोचना है। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमको पहली चीज पता है कि प्रेसी को हेडिंग देनी पड़ती है। प्रेसी को हेडिंग देनी है मतलब हमको एक बार फास्ट रीडिंग करनी है ताकि हम जान पाए कि सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है। ठीक है, A life of action and danger moderates the dread of death. It not only gives us fortitude to bear pain, but also teaches us at every step of the life precarious tenure on which we hold our present being. Sedentary and studious men are the most apprehensive on this score. किस चीज की बात चल रही है? पहले सेंटेंस में उसने ड्रेड ऑफ डेथ की बात करी है। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन वॉज एट एन इंस्टेंस इन पॉइंट. A few years seemed to him soon over compared with those sweeping contemplation on time and infinity with which he had been used to pose himself. In the still life of a man of letters, there was no obvious reason for change. He might sit in an armchair, pour out cups of tea to all eternity. Would it have been possible for him to do so? The most rational cure, after all, for the inordinate fear of death is to set a just value of life. If a mere wish to continue on the scene to indulge our headstrong humor and tormenting passion, we had better be gone at once. If we only cherish a fondness for existence according to the good we desire from it, the pang we feel at parting, which will not be very severe. ठीक है, ये बात किस चीज की कर रहा है पूरे सेंटेंस में? यहाँ पर बता रहे हैं कि सेडेंट्री एंड स्टूडियस मैन के बारे में बात कर रहा है। शुरुआत किस तरह से हो रही है? कभी भी हमें किसी चीज की हेडिंग देनी होती है तो फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, शुरुआती लाइन, आखिरी लाइन यूजुअली में इंट्रोड्यूस कर रही होती है टॉपिक को और कंक्लूड कर रही होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर मॉडरेट द ड्रेड ऑफ डेथ, ड्रेड मतलब फियर। ठीक है, और फिर आखिरी में देख रहे हैं तो आखिरी में भी कुछ एंडिंग इस तरह से हो रही है, वी हैड बेटर बी गॉन एट वंस इफ वी ओनली चेरिश अ फॉन्डनेस फॉर एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू गुड वी डिजायर फ्रॉम इट, द पैंग वी फील एट पार्टिंग which will which it will not be very severe. तो एक फर्स्ट रीड में हम निकालेंगे यार ये डेथ की बात कर रहा है। ठीक है, ये डेथ की बात कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं इसने क्या किया। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया द टेक्स्ट डिस्कसेस द पीपल्स फियर ऑफ डेथ, इट डिटेल्स व्हाई सम पीपल फियर डेथ एंड हाउ दिस फियर कैन बी ओवरकम। तो दो बार रीडिंग करना सबके लिए नहीं है। किसी इंसान को अगर लगता है कि एक बार वो तेज रीड कर सकता है, उससे वो थीम निकाल सकता है, तो वो फॉलो करे। नहीं तो फिर हम डिटेल से एक एक चीज को शुरुआत से पढ़ेंगे। अब हम डिटेल से पढ़ने वाले। अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर मॉडरेट्स द ड्रेड ऑफ डेथ। तो ड्रेड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि यार कोई इंसान किसी चीज से बहुत डरता है या किसी चीज से मतलब कोई चीज ना हो जाए उसके जीवन में, तो डेथ से डरना। इट नॉट ओनली गिव्स अस फोर्टिट्यूड टू बेयर पेन, अ फोर्टिट्यूड। हम जितने भी वर्ड्स पढ़ते जा रहे हैं हमको धीरे धीरे सारे को अपनी वोकैबुलरी में इनकलकेट करना है। ठीक है, तो अभी मैंने सब कुछ ऊपर खोल के रखा हुआ है। इट नॉट ओनली गिव्स अस फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब क्या है? करेज इन पेन और एडवर्सिटी, मतलब जब बहुत दुख और दर्द और बहुत खराब सर्कमस्टांसेस भी हैं लाइफ में तब भी करेज होना, इसका मतलब फोर्टिट्यूड है। ठीक है, it not only gives us fortitude to bear pain, but also teaches us at every step the precarious tenure on which we hold our present being. इसे सबसे पहले बोला a life of action and danger moderates the dread of death. उसके बाद बोल रहे कि जब अपन मौत के बारे में सोचते हैं, it not only gives us fortitude to bear pain, but also teaches us that every step the precarious nature on which we hold our present being, मतलब डेथ आने ही वाली है, कभी भी आ सकती है। तो यहाँ पर precarious वर्ड का यूज किया है। तो precarious का मीनिंग क्या है? नॉट सिक्योरली हेल्ड और इन अ पोजिशन डेंजरसली लाइकली टू फॉल और कोलैप्स। तो डेथ जो है वो कभी भी आ सकती है, इस सेंटेंस में उसने ये बात करी।
नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है सेडेंटरी एंड स्टूडियस मेन आर द मोस्ट अप्रीहेंसिव ऑन दिस कोर्स। अप्रीहेंसिव का मीनिंग क्या है? पढ़ो। एंशियस और फियरफुल दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट विल हैपन। ठीक है, एंशियस और फियरफुल, कुछ भी आगे गड़बड़ हो सकता है। हम गाड़ी चला रहे हैं, हमको लग रहा है हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, तो अप्रीहेंशन है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ नेगेटिव होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो उसका अप्रीहेंशन कहते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि सेडेंटरी एंड स्टूडियस मैन, मतलब जो बैठे रहते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जो पढ़ते रहते हैं, ये लोग अप्रीहेंसिव है। इन लोग का जो स्कोर है ना इस चीज का, मौत से डरने का, ये हाई है। डॉक्टर जॉनसन वॉज एन इंस्टेंस इन पॉइंट। अब जॉनसन के बारे में बात चल रही है। अ फ्यू ईयर्स सीम टू हिम सून ओवर कंपेयर्ड विद दो स्वीपिंग कंटेम्पलेशन ऑन टाइम एंड इंफिनिटी। तो ये इंसान सोचता रहता था, स्वीपिंग कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन मतलब विचार करना, ऑन टाइम एंड इंफिनिटी, वक्त के बारे में, जीवन के बारे में सोचता था। विच ही हैड बीन यूज्ड टू पोजेंस, तो बैठता था अपनी कुर्सी पर, विचार करता रहता था। इन द स्टिल लाइफ ऑफ अ मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है, ये इडियम है, एक इंसान जो बैठा रहता है, पढ़ता रहता है, लिखता रहता है, ठीक है। स्टिल लाइफ मतलब सेडेंटरी, एक्सरसाइज नहीं करना। देयर वाज नो ऑब्वियस रीजन फॉर चेंज, कुछ भी जीवन में चेंज करने की उसकी इच्छा नहीं होती थी, वो बैठा रहता था, पढ़ता रहता था। He might sit in an armchair and pour out cups of tea to all eternity, would had been possible for him to do so। किसी को कुछ डाउट है? कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं। He might sit in an armchair and pour out cups of tea to all eternity, would it have been possible for him to do so। मतलब ये इंसान को चेंज पसंद नहीं है जीवन में, इसकी मर्जी होती तो ये चाय पीता रहता और इंसान बैठ के सोचता रहता। द मोस्ट रैशनल क्योर आफ्टर ऑल फॉर द इनऑर्डिनेट फियर ऑफ डेथ। आप देख रहे हो, यहाँ पर ड्रेड ऑफ डेथ की बात की इसने, फिर यहाँ पर बता रहे हैं द मोस्ट रैशनल क्योर फॉर ऑल द इनऑर्डिनेट फियर ऑफ डेथ। तो इधर बीच में इसने एक इंसान की बात करी, बताया कि वो लोग जो पढ़ते रहते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको डेथ का बहुत डर रहता है। एट द सेम टाइम क्योर बता रहा है, the most rational cure after all for the inordinate fear of death is to set a just value on life. If we mere wish to continue on the scene or to indulge our headstrong humor, headstrong का मीनिंग, headstrong का मतलब क्या होता है? energetically willful and determined, ठीक है, energetically willful and determined, तो आपको headstrong होना चाहिए कि आपको सीए बनना है, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए थे, द मोस्ट रैशनल क्योर आफ्टर ऑल फॉर द इनऑर्डिनेट फियर ऑफ डेथ इज टू सेट अ जस्ट वैल्यू ऑन लाइफ। तो वैल्यू सही तरीके से लाइफ को करनी है। If we mere wish to continue on the scene to indulge our headstrong humor and tormenting passions, we had better be gone at once. And if we only cherish a fondness for existence according to good we desire from it, the pang we feel at parting will not be very severe। अगर हम जीवन को अच्छी तरीके से जी लेंगे, अपने पैशंस को अच्छी तरह से फॉलो कर लेंगे, अगर हम इंडल्ज कर लेंगे अपनी लाइफ में, अगर हम सारी चीजें जो हम करना चाहते हैं अगर हम वो कर लेंगे, तो मौत का जो डर है वो कम लगने लगेगा, क्योंकि हम अपना जीवन सही तरीके से जी चुके हैं। पैन का मीनिंग क्या है? तो दर्द, ठीक है। अ सडन शार्प पेन और अ पेनफुल इमोशन का मतलब पैन है, ठीक है, पैन है ना। अब हम देखते हैं कि इसको हमने एक बार पढ़ लिया, अभी किस तरह से स्टेप बाय स्टेप समझाना चाह रहा है कि कैसे हमें प्रेसी करनी है, प्रोसेस क्या फॉलो करनी है। ऐसे बहुत से पैराग्राफ, ऐसे बहुत से पैसेजेस आएंगे, आपको प्रोसेस समझना है। यहाँ पर प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने पहली बार एक बार रीड किया था जल्दी जल्दी, सिर्फ और सिर्फ उसकी हेडिंग निकालने के लिए, दूसरी बार स्लोली रीड किया, देखने के लिए क्या पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सोल्यूशन ये बहुत स्टेप बाय स्टेप दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले बता रहा है आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया यार कि मौत के डर की बात चल रही है, फियर ऑफ डेथ की बात चल रही है। इट डिटेल्स व्हाई सम पीपल फियर डेथ एंड हाउ दिस फियर कैन बी ओवरकम। तो जो दो मेन पॉइंट्स मिले थे, एक कि यार डेथ से डर लगता है, और दूसरा पॉइंट जो है कि यहाँ पर रैशनल क्योर की बात की थी। तो इसने यहाँ से कंक्लूड कर लिया कि यार एक तो डर है, दूसरा कौन से लोगों को डर होता है? वो जो सेडेंटरी रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, ठीक है। एंड हाउ दिस फियर कैन बी ओवरकम, ये तीन चीजों में बात चल रही है। इस बेसिस पे इसने स्टेप 3 में देखो क्या दिखा रहा है, इसने सुटेबल टाइटल दे दिया, द फियर ऑफ डेथ। सेकेंड स्टेप में बता रहे हैं कि आइडेंटिफाई मेन पॉइंट्स। तो आप जब भी पेपर में करोगे तो आप पेंसिल लेके बैठोगे और सारी चीजें अंडरलाइन करोगे। वी डू नॉट फियर डेथ इफ वी लिव एन एक्टिव लाइफ। एक्टिव लाइफ मतलब ये उसने उठाया सेडेंटरी से। एक इंसान जो सेडेंटरी है, पढ़ता रहता है, उसको उसकी लाइफ एक्टिव नहीं है। और जो लोग एक्टिव लाइफ, ये पहले सेंटेंस उठाए, अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर्स, अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर्स, ये लिखा है पहले लाइन में, मॉडरेट्स द ड्रेड ऑफ डेथ। तो यहां से इसने बताया कि कोई इंसान अगर एक्शन नहीं कर रहा है, जीवन में सेडेंटरी है, तो उसको डेथ ज्यादा फील होती है। तो वी डू नॉट फियर डेथ इफ वी लिव एन एक्टिव लाइफ। Those people who fear death the most are the ones who spend much time sitting and studying. This happens because they lead an inactive and peaceful life and do not want any change. जो जो मेन पॉइंट्स ऊपर पैराग्राफ में अंडरलाइन कर रहे हैं, उसी को इसने यहाँ पर मेन पॉइंट बता रहा है। तो आप लिखोगे तो नहीं, ऑब्वियसली आप सिर्फ अंडरलाइन कर रहे होगे कि हाँ
हेडिंग हमने क्लियर कर लिया फियर ऑफ डेथ, तो ये सारे पॉइंट्स है जो हम प्रेसी में डाल सकते हैं. द मोस्ट सेंसिबल वे ऑफ रीडिंग oneself of the fear of death is to value life properly, is by valuing life. We should be comfortable with the knowledge that life is unpredictable and that our hold upon life is very uncertain. ठीक है, तो इसने ये 5 पॉइंट निकाल लिए उसमें से. उसके बाद इसने हेडिंग दी. अब ये फर्स्ट ड्राफ्ट बना रहा है. ऑब्वियसली एग्जाम में हम कोई फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं बनाएंगे, एडिट नहीं करेंगे. हमें ख्याल रखना होगा हम कैसे करेंगे, हम काउंट कर सकते हैं. यूजुअली ये प्रोसेस ऑफ काउंटिंग वर्ड्स, क्योंकि हमको प्रेसी क्या करना है, 1/3 में करना है, तो क्या हम काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, पर क्या हम एग्जाम में 3 घंटे में इतना टाइम देने वाले हैं कि हम एक लाइन के सारे वर्ड्स काउंट करें, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करें, मल्टीप्लाई करें, फिर प्रेसी लिखना चालू करें? नहीं, हमको ये हैबिट भी छोड़नी पड़ेगी. इनिशियली हम कर सकते हैं, इनिशियली करना जरूरी भी है. क्या करोगे आप? एक लाइन में कितने वर्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. मान लो 20 वर्ड है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन है और 20 वर्ड है हर लाइन में. ठीक है, तो 180 बनता है. ठीक है, तो 180 का थर्ड कितना होगा? 60 वर्ड्स. ठीक है, तो 60 to 70 वर्ड्स में हमें इसकी प्रेसी बनानी है. क्या ये एस्टिमेशन करना जरूरी है? नहीं. अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, प्रेसी के 5-6 क्वेश्चन कर लोगे, तो आप 1/3 करना सीख जाओगे. पर अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में आप अगर इसे फॉलो करोगे तो एक हैबिट बन जाएगी कैसे रिड्यूस करना है कंटेंट को. तो तकरीबन 180 वर्ड्स का पैराग्राफ है, इसको हमें 60 वर्ड्स में करना है. अब हम अवेयर हो जाएंगे कि हमको इसको 60 वर्ड्स के अंदर करना है. उससे ऊपर करेंगे तो फिर प्रेसी में मार्क्स काट सकता है. अगर आप 100 वर्ड का प्रेसी लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने सही तरीके से शॉर्ट ही नहीं किया, आपने लगभग लगभग सारी चीजें लिख दी. तो इसने मेन आइडिया को निकाला. इसके बाद ये फर्स्ट ड्राफ्ट बना रहा है. कैसे बना रहा है? खुद के वर्ड्स यूज कर रहा है. चीजें सब के सब प्रेसी के अंदर सारी सारी चीजें पैराग्राफ में दी हुई हैं, पर ये अपने वर्ड्स यूज कर रहा है. इफ वी लीड एन एक्टिव लाइफ फेसिंग डेंजर्स वी विल फियर डेथलेस. इस तरह से पैराग्राफ में नहीं दिया है. पैराग्राफ में किस तरह से दिया है? A life of action and danger moderates the dread of death. इसी सेंटेंस को उसने किस तरह से लिखा है? If we lead an active life facing dangers, we will fear death less. तो own words. At the same time, order change नहीं करना है. People who spend a lot of their time lazing around and leading a peaceful life are the ones who are most afraid of death. This is because they do not want any change. The most sensible way of getting rid of the fear of death is to value life properly. If we do not give unnecessary importance to our life, we will not feel the pang of death. इसने उस पूरे 180 वर्ड के पैराग्राफ को छोटा कर दिया. पर अभी बता रहे हैं कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया है ये मैंने पूरा सही नहीं बनाया. अभी बता रहे हैं यहाँ पे. Remember that the précis cannot be more than 1/3 of the text. Since the given passage is approximately 200 words, the précis cannot exceed 65 words. However, the first draft consists of 80 words. इसने बताया कि मैंने जो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया है ये 80 वर्ड का है और मैं चाह रहा हूँ कि इसे छोटा करना है. तो इसने फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया. हमारे पास एग्जाम में चांस नहीं है, हमें तो कंट्रोल करके लिखना पड़ेगा. पर यहाँ पर इसने उसी में से एक सेंटेंस को छोटा कर रहा है. People who spend a lot of their time lazing around and leading a peaceful life are the ones who are most afraid of death. This is because they do not want any change. अभी बता रहे हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं. तो इसने इसी लाइन को, जो लगभग लगभग पूरी एक लाइन थी, उसको इसने आधी लाइन में कैसे कर दिया? People who lead a lazy and a peaceful life are the most afraid of death. इसने 2 कॉमा का यूज किया और इस पूरे बड़े सेंटेंस को छोटा कर दिया. तो जो 15 वर्ड का डिफरेंस आ रहा था उसके में, उसने और छोटा कर दिया. तो आपको लिखते वक्त अवेयर रहना, और आपको डायरेक्टली, आपके पास सेकेंड ड्राफ्ट बनाने का ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना. आपको डायरेक्टली फाइनल ड्राफ्ट बनाना है. तो अभी शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन जो करते हो आप, उसमें पैसेज को एक बार पढ़ लो, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो एक अंदाजा मिलना चालू हो जाएगा कि कितना रिड्यूस करना है. 3-4 प्रेसी मल्टीप्लाई करके वर्ड लिमिट में फोकस करे कर लोगे तो उसके बाद आपको आदत बन जाएगी कि आपको कैसे 1/3 करना है. तो शुरुआत में रिजिड प्लान को मतलब इम्प्लीमेंट करो कि यार हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ वर्ड्स इन द पैसेज और फिर से उन्हें ही 1/3 रखना है. और धीरे धीरे प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस करते करते कि आप डायरेक्टली छोटा लिख पाओगे. तो इसने एंड में इन्हीं 5 पॉइंट से, ये जो 5 पॉइंट्स एक इंसान अंडरलाइन करता जब वो पैसेज पढ़ रहा था, उससे इसने एक बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक प्रेसी बना दिया. क्या किया? सबसे पहले द फियर ऑफ डेथ इसने हेडिंग दी. ठीक है, इफ वी लीड एन एक्टिव लाइफ फेसिंग डेंजर्स वी विल फियर डेथ लेस. People who lead a lazy and peaceful life fear change and are most afraid of death. The most sensible way of getting rid of the fear of death is to value life properly. If we do not give unnecessary importance to our life, we will not feel the pang of death.
अब इस समरी को, इस प्रेसी को हमने पढ़ लिया, अब एक बार जाके ऊपर से देखते हैं कि इसने किस तरह से प्रेसी बनाया है। अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर मॉडरेट डेथ, तो इसने यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ लिया। इट इज नॉट ओनली गिव्स अस fortitude to bear pain but also teaches us every step the precarious tenure on which we hold our presenting। इसने इस सेंटेंस को बिल्कुल अननेसेसरी माना, इसने इस सेंटेंस को बिल्कुल भी अननेसेसरी माना, कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। सेडेंटरी एंड स्टूडियस मैन आर द मोस्ट अप्रहेंसिव एट दिस स्कोर। अब इसने स्कोर की बात नहीं करी है, पर इसने ये उठा लिया कि हाँ यार, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और पढ़ते रहते हैं उन लोग ज्यादा घबराए होते हैं। अ फ्यू ईयर्स सीम टू बी, अब ये डॉक्टर जॉनसन की जो बात है इसको बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहा है, इसके बारे में उठा ही नहीं रहा है, मतलब क्योंकि फियर ऑफ डेथ टॉपिक है तो एक एग्जांपल स्पेसिफिक इंसान का जो दिया हुआ है उसके अंदर से क्या उठा लिया इसने, द रीजन फॉर चेंज, मतलब एक इंसान ऐसा था जिसको चेंज बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इस पूरे इसकी जो 3 या 4 लाइन जिसकी वजह से ये पैराग्राफ बड़ा हो रहा था वो डॉक्टर जॉनसन की बात कर रहे थे, पर टॉपिक की हेडिंग हमने दी है द फियर ऑफ डेथ। हमने ये टॉपिक की हेडिंग नहीं दी कि जॉनसन का फियर ऑफ डेथ, नहीं, इन जनरल फियर ऑफ डेथ की बात चल रही है। तो जॉनसन की सारी इंडिविजुअल जो भी उसकी इडियोसिंक्रेसीज थी या जो भी वो अलग चीजें करता था, चाय पीता था या फिर बैठा रहता था, सोता रहता था, उन सब चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं दी। फियर ऑफ डेथ की हेडिंग बना ली तो इसके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले कि यार वो लोग बदलना पसंद नहीं करते। फिर आगे द मोस्ट रैशनल क्योर टू वैल्यू लाइफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जॉनसन की बात नहीं चल रही है, जनरल बात चल रही है। और फिर आखिरी पॉइंट में बता दिया इसने क्या, अगर हम अच्छे से जिएंगे तो फिर हमें पैंग ऑफ डेथ, हमें इतना दुख नहीं होगा। तो इस तरह से प्रेसी बनानी है। क्या हम पढ़ लेंगे तो सीख जाएंगे? नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहली प्रेसी कंप्लीट करी है। एक और हम देख लेते हैं, उसके बाद पूरे पूरे आपके होमवर्क में ही रहेंगे। ठीक है, अब ये एक पूरा पैसेज है, ठीक है, इसमें एक पैराग्राफ ये है, ये दूसरा पैराग्राफ है और ये तीसरा पैराग्राफ है, ठीक है, और ये चौथा पैराग्राफ भी है। यूजुअली जब हम एक पैसेज पढ़ते हैं या फिर एक पैसेज लिखते भी हैं, अभी आप आगे आर्टिकल्स लिखोगे, तो जैसे ही पैसेज में एक पैराग्राफ चेंज होता है तो कुछ ना कुछ टॉपिक चेंज हो जाता है। एक पैसेज के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर एक स्पेसिफिक चीज होती है जो कि हम निकाल सकते हैं टॉपिक से रिगार्डिंग। तो ये चीज हमें अगर पता है कि हर पैसेज के अंदर हर पैराग्राफ जो है वो एक पर्टिकुलर डिटेल लेके चल रहा है, तो हम बहुत कॉन्शियस रहेंगे कि हाँ, इस पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरे पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है और फोर्थ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम कॉन्शियस रहेंगे। अब इस बार मैं एक फुल रीडिंग तेज नहीं करने वाला हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि एक बार पूरा पूरा धीरे धीरे पढ़ के देखते हैं और कोशिश करते हैं कि एंड में ही पूरी सब हेडिंग्स को भी मार्क कर लेंगे हम, और हेडिंग जो हमें टाइटल देना है प्रेसी का वो भी कर लेंगे। एट द सेम टाइम आप इसका साइज देखिए, अभी आपने जो ऊपर किया था वो एक पैसेज इतना था उसका साइज, ये पूरा पैसेज है, यही एग्जाम में लेंथ होगी जो आपको आने वाली है, जिसका आपको प्रेसी बनाना पड़ेगा। किस चीज के लिए कॉन्शियस रहना है? एक कि हमको टाइटल देना है, ठीक है, दूसरा कि हमको प्रेसी जो बनाना है उसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, तीसरा कि अपने वर्ड्स को यूज लेके करना है, लिखना है ना। तो ये सारी चीजों के साथ हम जब अवेयर रहेंगे और प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, तो हम अंडरलाइन जब कर रहे हैं, अंडरलाइनिंग की जो प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जब आप चीजों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर चुके हो और जब आप प्रेसी लिखने बैठे हो तो आप सिर्फ वो अंडरलाइन पार्ट देखोगे और बोलोगे हाँ, ये सारे मेन पॉइंट्स लग रहे थे मुझे, इनमें से मुझे प्रेसी को बनाना है। पर इसलिए मैं 2 रीडिंग ऑफर करता हूँ, 2 रीडिंग ऑफर इसलिए करता हूँ क्योंकि अभी मैं अगर इसको स्लोली रीड करूंगा पहली बार, ठीक है, मैं अभी बोल रहा था कि इसको मैं फर्स्ट रीडिंग में ही कर देता हूँ कि हम पहली बार ही डिटेल रीडिंग करते हैं, पर मैं बता रहा हूँ कि 2 बार रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर इसको डिटेल रीडिंग करना चालू करता हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ को धीरे धीरे पढ़ना चालू करता हूँ, सेकंड को धीरे धीरे पढ़ना चालू करता हूँ, तो हर पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगने लगेगा। इसलिए 2 बार पढ़ना है, इसलिए एक बार जल्दी से पढ़ना है ताकि हेडिंग क्लियर हो जाए। जब हेडिंग क्लियर हो जाएगी तो फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि हम धीरे धीरे इसको करने वाले हैं, पर नहीं, वापस मुझे समझ में आया कि नहीं, जब तक हमें हेडिंग, टाइटल, किस टॉपिक के इर्द गिर्द टॉपिक घूम रहा है, किस इर्द गिर्द के ऊपर पूरा पैसेज घूम रहा है, जब तक हमें सेंट्रल आइडिया नहीं पता होगा तब तक हम अंडरलाइन कैसे कर ले और बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अननेसेसरी पॉइंट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो क्लियर है कि हमें पहले ढूंढना है कि सेंट्रल आइडिया क्या है। एक बहुत ट्रिक है छोटी सी जो कि आप यूज कर सकते हो, जो कि पहले ही बताया, जैसे ऊपर वाले पैराग्राफ में मैंने बताया कि पहली लाइन और आखिरी वाली लाइन, उसमें आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। इस तरह से पहला पैसेज या पहला पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ, उसमें भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, पर वो भी वेग होगा। तो आपको एक प्रैक्टिस तो करना चालू करनी पड़ेगी, पूरे पैसेज को बहुत तेजी से पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद स्लोली पढ़ेंगे। सेंटेंस करेक्शन इज प्रोबब्ली द इजीएस्ट सबसेक्शन विद इन द वर्बल सेक्शन ऑफ जीमैट फॉर यू टू इंप्रूव। सेंटेंस करेक्शन से चालू कर रहा है। डूइंग वेल इन दिस सेक्शन इज रियली अ फंक्शन ऑफ नोइंग योर ग्रामर रूल्स वेरी वेल एंड देन प्रैक्टिसिंग देम एड नॉजियम। अब एड नॉजियम
मैं फोकस कर देता हूँ, एक और वर्ड है एड नॉजियम, तो मीनिंग क्या है, यूज टू रिफर टू द फैक्ट दैट समथिंग हैज बीन डन और रिपीटेड सो ऑफन दैट इट बिकम्स अनोइंग और टायरसम। तो किसी चीज को इतना ज्यादा कर लिया कि वो बोरिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना एड नॉजियम क्यों जा रहा है कि आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली। डूइंग वेल ऑन दिस सेक्शन इज रियली अ फंक्शन ऑफ नोइंग योर ग्रामर रूल्स वेरी वेल and then practicing them ad nauseum with high quality practice problems. Spend some time figuring out what the best materials are, study those materials, and then go back and study the materials a few more times to make sure that your grammar rules are down cold, learn perfectly. Down cold का यहाँ पे मीनिंग बता रहे हैं, डाउन कोल्ड एक इडियम है, उसका मीनिंग क्या है कि आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है. It is important to do this because you'll want to get the questions done quickly so that you can save time for more time consuming critical reasoning and reading comprehension sections. Sentence correction की बात करी, at the same time बता रहे हैं कि आपको मटेरियल पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपका वक्त बच जाए क्रिटिकल रीजनिंग के लिए. The few good books out there to learn the fundamentals of sentence correction, but I use the Manhattan GMAT sentence correction guide. अभी ये फिर से सेंटेंस करेक्शन की ही बात कर रहा है. हमने देखा कि ऊपर सेंटेंस करेक्शन की बात कर रहा था, अभी भी सेंटेंस करेक्शन की बात कर रहा है, अब इसने बुक रिकमेंड कर दी है. I've also looked through Aristotle sentence correction book and can say that this is very high quality as well. The Manhattan GMAT book was really great and was very clear and concise in describing all the rules I needed to learn. My main complaint about it is that it doesn't have very many practice problems. तो ये इस बुक के बारे में बताया कि इसे practice problem नहीं थे. For what I can tell, this book seems to be in the standard book that people suggest when talking about this section of the test, and I don't disagree. ये बता रहा है कि भैया ये बुक है, लोग इसी को recommend करते हैं और मैं disagree नहीं करता हूँ. In case you are wondering, you don't actually have to learn that many grammar rules for GMAT. The number of rules you have to learn pales in comparison to the topics you must know for the math section of the test. Math section में जितने topics होते हैं, उसमें English में तो बहुत ही कम होते हैं. However, the questions on the GMAT are very tricky, so you should go through the Manhattan GMAT book. 5 से 6 बार बोल रहा है कि फ्लैश कार्ड्स को भी देख लो, जल्दी जल्दी रीड करना है. इफ यू डू देन you should be able to focus on the meaning of each sentence, which is usually what's required for the harder questions of the test. हमें पता है कि अभी भी ये बुक रिकमेंडेशन कर रहा है सेंटेंस करेक्शन के लिए. थर्ड पैराग्राफ में I would also recommend memorizing idioms for the test. As of the last few months, idioms are less of focus on the test, but knowing idioms down cold is an easy way to get extra question or two correct. You also don't really need to spend that much time memorizing them, so why wouldn't you do that? यहाँ पर उसने idiom की बात कर ली. Last paragraph, as I mentioned before, there are instances on more difficult problems where you need to assess the meaning of the sentence and what it is trying to convey. Keep this in mind and try not to obsess over detailed grammar rules. When in doubt, go with the answer choice that seems to be the most logical meaning over the one that happens to be appears to follow more minute grammar rules. If the meaning of the original sentence is changed in one of the answers, it is definitely the wrong answer. If you follow this advice, I guarantee that you will do well in the sentence correction section of the GMAT. मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहली लाइन आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हम फिर से देख रहे हैं कि पहले पैसेज की पहली लाइन भी सेंटेंस करेक्शन से शुरू कर रही थी. दूसरा पैसेज, दूसरा पैराग्राफ रिकमेंड कर रहा था मटेरियल फॉर सेंटेंस करेक्शन. थर्ड में कुछ इडियम की बात कर रहा था और फोर्थ में फिर से इसने बताया कि यार सेंटेंस करेक्शन के लिए अगर आप ये सारी एडवाइजेस फॉलो कर लोगे तो इंप्रूव होना चलेगा. मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोसेस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ के क्या सोचना है, कैसे पढ़ना है, कितना ध्यान से पढ़ना है, पहले कैसे एक लाइट रीडिंग करनी है, फिर दूसरी रीडिंग डिटेल होगी. तो अब हमें पता है कि ये सेंटेंस करेक्शन की बात कर रहा है, तो हम नीचे हेडिंग देखेंगे तो सिमिलर ही मिलेगी हमें. इसने जीमैट सेंटेंस करेक्शन हाउ टू गेट बेटर कैसे निकाल लिया इसने ये चीज, क्योंकि इसने समझ लिया कि हाँ पूरा जो पैसेज है वो सेंटेंस करेक्शन जीमैट में जो होता है उसको अच्छा बनाने के लिए है. उसके ऊपर रिकमेंडेशन दे रहा है बुक्स के बारे में और कुछ एडवाइजेस दे रहा है. अब हमें पता है कि सेंटेंस करेक्शन की बात कर रहे हैं जीमैट की, हमें पता है कि इतना बड़ा पैसेज है, हमें ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीजों को अब पॉइंट आउट करना पड़ेगा. सेंटेंस करेक्शन इज प्रोबब्ली द इजीएस्ट सबसेक्शन विद इन द वर्बल सेक्शन ऑफ जीमैट फॉर यू टू इंप्रूव. तो इसने बताया कि यार हाँ ये एक इजी सेक्शन है, ठीक है. डूइंग वेल ऑन दिस सेक्शन इज रियली अ फंक्शन ऑफ नोइंग योर ग्रामर रूल्स वेरी वेल एंड देन प्रैक्टिसिंग देम. तो यहाँ पर इसने बोला कि ग्रामर रूल्स जो है ये पता होने चाहिए अच्छे से और प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम अच्छे से कर पाए, ठीक है. स्पेंड सम टाइम फिगरिंग आउट व्हाट द बेस्ट मटेरियल्स आर. अब कौन सा मटेरियल बेस्ट है, यहाँ पर भी इसने इस चीज के बारे में बात की और हमने एक बार रीड कर चुके हैं, तो इस पैसेज में भी ये मटेरियल की बात कर रहा है.
और ये बोल रहा है कि देन स्टडी द मटेरियल अ फ्यू मोर टाइम्स टू मेक श्योर दैट यू हैव द ग्रामर रूल्स डाउन पुट। ये बोल रहा है कि मटेरियल तो पढ़ना है, मटेरियल तो चूज करना है, एट द सेम टाइम एक मटेरियल को बार बार पढ़ने से हम अच्छे से सीख जाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू डू दिस बिकॉज यू विल वांट टू गेट द क्वेश्चंस डन क्विकली, सो यू कैन सेव टाइम फॉर टाइम कंज्यूमिंग क्रिटिकल रीजनिंग। मतलब अगर आप जल्दी से कर पाते हो किसी भी सेक्शन को, अगर आप जल्दी से कर पाते हो, तो बाकी जो प्रॉब्लमेटिक सेक्शंस हैं जैसे क्रिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उन्हें आप ज्यादा टाइम दे पाओगे। तो इस पैसेज में मैंने 3 या 4 अंडरलाइन करी है। क्या मैं परफेक्टली अंडरलाइन कर रहा हूँ? नहीं। क्या कोई भी प्रेसी परफेक्टली दो लोगों की सिमिलर हो सकती है? नहीं हो सकती है। अपने वर्ड्स में लिखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को अंडरलाइन करना है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया, सेंटेंस करेक्शन आइडिया अपन पता चल चुका है। सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंटेंस करेक्शन को अच्छा कैसे बना सकते हैं। जीमैट सेंटेंस करेक्शन, हाउ टू गेट बेटर एट इट। अब हमें पता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि ग्रामर रूल्स अच्छे से पता हो, प्रैक्टिस करनी है, बेस्ट मटेरियल यूज करना है, एक मटेरियल को बार बार पढ़ना है एट द सेम टाइम। इससे क्या होगा, इस सेक्शन को हम जल्दी कर पाएंगे, जो कि वो बाकी सेक्शंस में टाइम बेहतर देगा। अब जीमैट सेंटेंस करेक्शन की बात चल रही है कि सेंटेंस करेक्शन में बेटर कैसे बनना है। तो क्या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हुआ कि आप इसको अगर अच्छे से कर लोगे तो आप क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में ज्यादा टाइम दे पाओगे? तो नहीं। जब हमने पूरे पैसेज की हेडिंग ऐसी बनाई कि जीमैट सेंटेंस करेक्शन, हाउ टू गेट बेटर एट इट, तो फिर हम क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम बचाने की बात करेंगे क्या? तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हेडिंग हमारी डिफरेंट है। देयर आर अ फ्यू good books out there to learn the fundamentals of sentence correction, but I use the Manhattan GMAT sentence correction guide. इसने अब सेंटेंस करेक्शन के लिए एक बुक रिकमेंड कर दी कि यार हाँ, मैनहट्टन जीमैट सेंटेंस करेक्शन गाइड अच्छी बुक है। I've also looked through Aristotle sentence correction book and can say that that is a very high quality as well. The Manhattan GMAT book was really great and was very clear and concise in describing all the grammar rules I needed to learn. My main complaint about it is that it doesn't have very many practice problems. तो अब इसने सेंटेंस करेक्शन के लिए बुक रिकमेंड करना चालू कर दिया और बता दिया कि जीमैट की सेंटेंस करेक्शन अच्छी बुक है, बस एक खामी है कि उसके अंदर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नहीं है। From what I can tell, this book seems to be the standard book that people suggest when talking about the section of the test, and I don't disagree. क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो नहीं, ये पॉइंट कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। हेडिंग क्या है? जीमैट सेंटेंस करेक्शन, हाउ टू गेट बेटर एट इट। लोग क्या सोचते हैं इस बुक के बारे में? अनएसेंशियल है। इवन जो बुक के बारे में बात नहीं करी है या फिर एरिस्टोटल के बारे में ज्यादा बात नहीं करी है, तो वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक बुक है जिसके बारे में बात कर रही है, मैनहट्टन जीमैट वाले के बारे में ज्यादा बात कर रही है। In case you are wondering, you don't actually have to learn that many grammar rules for GMAT. अभी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ज्यादा ग्रामर रूल्स याद करने की आवश्यकता नहीं है। The number of rules you have to learn pales in comparison to the topics in the math section. अब मैथ सेक्शन से जो कंपेयर कर रहा है, क्या ये एसेंशियल है? नहीं, बिल्कुल एसेंशियल नहीं है। मैथ से क्यों कंपेयर करें? हम तो अपने सेंटेंस करेक्शन को बेटर बनाना चाह रहे हैं। However, the questions in the GMAT are very tricky. So you should go with the Manhattan GMAT book. आप देखिए, इसने यहाँ पर एरिस्टोटल की सेंटेंस करेक्शन बुक को सिर्फ एक बार रेफर किया, पर जीमैट वाली बुक को इसने एक बार, दो बार, 3 बार रिपीट किया है। तो हमें पता है कि यार इस पैराग्राफ में हमें अगर कोई मटेरियल की बात करनी है, जैसे इसने ऊपर पैराग्राफ में बोला था कि मेक श्योर यू हैव द बेस्ट मटेरियल्स, तो मैनहट्टन जीमैट जो बुक है इसको इसने 3 बार रेफर कर दिया है कि इसको अच्छे से करना है। ठीक है, if you do this you should be able to focus on the meaning of each sentence, which is usually what's required for harder questions. अभी एक पॉइंट बोल रहा है, if you do this you would be able to focus on the meaning of each sentence, which is usually what's required for the harder questions. तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में समझने के लिए, एक सेंटेंस को करने के लिए ये जो बुक है ये बहुत एसेंशियल है। For practice problems I really just use the official guide and the official guide verbal supplement. They were really great resources. तो ये दूसरा पैसेज मटेरियल की बात कर रहा है और इसके अंदर इसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैनहट्टन जीमैट सेंटेंस करेक्शन गाइड को दिया है। I would also recommend memorizing idioms for the test. As of the last few months, idioms are less of focus on the test, but knowing idioms down cold is easy way to get extra question or two correct. You also don't really need to spend that much time memorizing them. टॉपिक सेंटेंस करेक्शन है, उसको कैसे अच्छा करना है, ये मैथ्स से रिलेट किया, रीजनिंग में टाइम से रिलेट किया। मैथ्स के अंदर इतने सारे टॉपिक है, इंग्लिश में बहुत कम है कंपैरेटिवली, उससे रिलेट किया। अभी ईडीएम्स की बात बोल रहे हैं, हमने जब सेंट्रल आइडिया पकड़ लिया है तो ये सारे पॉइंट्स इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो अब हम दूसरी रीडिंग में ऑब्वियसली हम क्लियर कट बता रहे हैं कि हाँ, ये वाला तो पूरा पैराग्राफ ही इनएसेंशियल है।
As I mentioned before, there are instances on more difficult problems where you need to assess the meaning of the sentence. There are instances on more difficult problems where you need to assess the meaning of the sentence and what it is trying to convey. Keep this in mind and try not to obsess over very detail. अभी एक आपको सेंटेंस करेक्शन के बारे में जब ये बता रहा है तो आपको अवेयर करना चाह रहा है कि ऑब्सेस नहीं करना है किस पे, ग्रामर रूल्स के ऊपर. ग्रामर रूल्स पे ऑब्सेस नहीं करना है. रूल्स हैं, रूल हेल्प करते हैं, पर ऑब्सेस नहीं करना है. When in doubt, go with the answer choice that seems to be the most logical meaning over the ones that appears in follow some minute grammar rules the best. ये बोल रहे हैं कि जो लॉजिकली अच्छा लग रहा है वो बेटर है ओवर अ सेंटेंस दैट इज मोर ग्रामेटिकली करेक्ट. क्या बोला इसने? when in doubt go with the answer choice that seems to have the most logical meaning over the one that appears to follow some minute grammatical rules the best. तो रूल्स को इसने इंपॉर्टेंस कम कर दिया और बताया कि यार लॉजिकल मीनिंग जो हमें अंदर से लग रहा है कि यार ये बेहतर लग रहा है सुनने में, ये पढ़ने में लॉजिकल लग रहा है, तो वो ज्यादा सही होगा. If the meaning of the original sentence is changed in one of the answer choices, it is definitely the wrong answer. अगर किसी सेंटेंस की मीनिंग ही चेंज कर दी है किसी आंसर में तो पक्का पक्का रॉन्ग चॉइस है. If you follow this advice, I guarantee you that you will do well on the sentence correction. ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर से मीटिंग ज्वाइन करें, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद अपन आंसर डिस्कस करते हैं इसी का. ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में सेंट्रल थीम ढूंढ लिया अपन ने. सेंट्रल थीम क्या है? दूसरी रीडिंग में हमने अंडरलाइन करी इंपॉर्टेंट चीजें और क्लियर कट काट दिया उन सारी चीजों को जो हमारी हेडिंग, जो हमारे सेंट्रल आइडिया के लिए असेंशियली नहीं थी. अब हम प्रेसी पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि इसने प्रेसी को भी लगभग 3 पैराग्राफ में तोड़ दिया है. ठीक है, द सेंटेंस करेक्शन ऑफ द जीमैट इज वेरी डूएबल. Knowing your grammar rules and practicing them will ensure success. Identify the best study material. Study them a few times to ensure you have the rules on your fingertips. इसने जो फर्स्ट पैराग्राफ बनाया है ये ऊपर वाले पैसेज से ही बनाया है. इसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या नोट किए थे कि ये सबसे इजीएस्ट सबसेक्शन है. ग्रामर रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है. प्रैक्टिस करनी है, बेस्ट मटेरियल का यूज करना है और एक मटेरियल को बार बार हमें रिपीट करना है ताकि हमें ग्रामर रूल्स अच्छे से आ जाए. ये सारी चीजें हमने मार्क करी थी, इसको हमने नेगेट किया था. इस ही पैसेज को, फर्स्ट पैराग्राफ को जो है इसने यहाँ पर 2 लाइन में लिखा है. द सेंटेंस करेक्शन ऑफ द जीमैट सेक्शन इज वेरी डूएबल. उसने ऊपर बताया था कि इजीएस्ट सेक्शन है. ग्रामर रूल्स को अच्छे से पता होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए. आइडेंटिफाई द बेस्ट स्टडी मटेरियल, स्टडी देम अ फ्यू टाइम्स टू ensure you have the rules on your fingertips. fingertips वर्ड का यूज नहीं किया था, इस तरह से सेंटेंस लिखा नहीं गया था, पर पूरे पहले पैराग्राफ को इसने कितना सिंपली अपने वर्ड्स में सेमीकोलन तक लगाई है यहाँ पे इसने, ताकि इसे सेंटेंस नया चालू ना करना पड़े. तो कितना अच्छे तरीके से उसने इसको छोटा कर दिया. some reference books that could use to learn the fundamentals of sentence correction are Manhattan GMAT Sentence Correction Guide and Aristotle Sentence Correction Book. You don't actually have to learn that many grammar rules for GMAT. However, the questions of the GMAT are very tricky, so you should make sure you have every rule down cold, absolute down cold. इसने ऊपर वाले पैराग्राफ में जहां पर आखिरी सेंटेंस में जो ऑफिशियल गाइड की बात भी कर दी थी और बेसिकली जीमैट के बारे में बात करी थी, मैनहट्टन जीमैट बुक की और एरिस्टोटल की बुक की. इन दोनों को उसने यहाँ पर प्रेसी में सिर्फ बता दिया, उनकी डिटेलिंग नहीं बता रहे कि 5-6 बार पढ़ लो, फ्लैश कार्ड्स पढ़ लो. उसको पढ़ने में मुझे ये लगा कि इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम है, वो सारी डिटेल्स नहीं बता रहा. वो सारी डिटेल्स इसने इग्नोर कर दी. सिर्फ इसने बोला कि हाँ सेंटेंस करेक्शन में अच्छा होना है. पहले पैराग्राफ में बता दिया कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है. दूसरे पैराग्राफ में बता दिया कि यार ये 2 मेन बुक्स हैं जो मैंने फॉलो करी. इसके अंदर इनकी डिटेलिंग में नहीं गए, सिर्फ रिकमेंड कर दी, क्योंकि इनकी डिटेलिंग जरूरी नहीं है, क्योंकि हेडिंग क्या है कि कैसे बेटर होना है, तो उसमें इसने बुक्स को रिकमेंड कर दिया. उसके बाद बता रहे कि यू डोंट हैव टू एक्चुअली हैव टू लर्न द मेनी ग्रामर रूल्स फॉर जीमैट. ये एज इट इज सेंटेंस ऊपर था और इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर ग्रामर रूल्स को अच्छा भी करने बोल रहा है, एट द सेम टाइम बोल रहा है कि पूरी तरीके से ग्रामर रूल्स को फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है. However, the question on GMAT are very tricky, तो सारे जो रूल्स है हमें पता होना चाहिए. तो दूसरे पैसेज को, जो कि इतना बड़ा पैसेज था, ठीक है, इतना बड़ा पैसेज था, इसको इसने उसकी जो भी डिटेल्स थी, इंट्रिकेट डिटेल्स थी, उसको उसने छोड़ दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक अच्छी है, लोग रिकमेंड करते हैं, नहीं करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम है,
फ्लैश कार्ड 5 से 6 बार पढ़ लो, ये सारी डिटेल्स जो है। इवन आखिरी में तो ऑफिशियल गाइड एंड ऑफिशियल गाइड वर्बल सप्लीमेंट की बात कर रहा है और बता रहे हैं कि ये अच्छे रिसोर्सेस हैं। इसने इस तक को स्किप कर दिया। मैं अगर होता तो एग्जाम में इसको भी प्रेसी के अंदर इंक्लूड करता, क्योंकि अल्टीमेटली आप दो चीजों को मटेरियल बता रहे हो, आपने जीमैट की मैनहट्टन गाइड को बता दिया, अरिस्टोटल को बता दिया, तो इसको भी इंक्लूड करना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं किया। पर बहुत सारी डिटेल स्किप करी, क्यों? क्योंकि वो इनएसेंशियल थी, वो सारी डिटेल जरूरी नहीं थी, क्योंकि वो हेडिंग से कॉन्ग्रुएंट नहीं थी। ये जो थर्ड पैराग्राफ है ईडीएम वाला, ये पूरा पूरा स्किप कर दिया इनने, क्यों? क्योंकि ये असेंशियल ही नहीं है। आप देखो यहाँ पर इनने 3 ही पैराग्राफ बनाए और यहाँ पर ईडीएम के बारे में कुछ बताया नहीं है। There are instances on more difficult problems where you need to assess the meaning of the sentence and what it is trying to convey. When in doubt, go with the answer choice that seems to have the most logical meaning over the one that appears to follow some minute grammar rules and best. ये sentence बिल्कुल as it is इनने यहाँ पर use किया है। Also remember the answer is definitely incorrect if the meaning of the original sentence is changed. ये पूरा पूरा लास्ट पैसेज से उठाया है इनने, लास्ट पैराग्राफ से। क्या क्या कहाँ से उठाया है कि पहला तो ऑब्सेस नहीं करना है ग्रामर रूल्स के ऊपर, ठीक है, और फिर ये पूरा सेंटेंस एज इट इज यहाँ पर उठाया है, और फिर ये वाला सेंटेंस को भी इसने शॉर्ट करके लिख दिया है। इफ द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस इज चेंज इन वन ऑफ द आंसर चॉइसेस, इट इज डेफिनेटली द रॉन्ग आंसर चॉइस। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो ये आपका जीमैट में सेंटेंस करेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है आपको समझाना कि किस तरह से प्रोसेस फॉलो करनी है। पहली रीडिंग सेंट्रल आइडिया, दूसरी रीडिंग सेंट्रल आइडिया के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, अनएसेंशियल पॉइंट्स को कट कर देना, और फिर प्रेसी बनाने में आना, और फिर ध्यान रखना कि हमें 1/3 बनाना है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर, एट द सेम टाइम इट कैन नॉट बी टॉट। प्रेसी एक ऐसी चीज है कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, मैंने देखा कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे सॉल्व करता कि फर्स्ट रीडिंग में सेंट्रल आइडिया, दूसरी रीडिंग में अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो भी अनएसेंशियल है, जैसे ईडीएम का पार्ट अनएसेंशियल था, मैथ्स और क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट अनएसेंशियल था। इसके अंदर मैनहट्टन जीमैट बुक की जो बात कर रहा है वो भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो भी डिटेल्स बता रहे हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, 5 से 6 बार कर लो, ये सारी डिटेल्स अनइम्पोर्टेंट है। तो नेसेसरी और अननेसेसरी, कौन सी चीज सेंट्रल थीम के साथ है और कौन सी चीज सेंट्रल थीम के अगेंस्ट है, या फिर उसमें कोई भी पार्ट प्ले नहीं कर रही। इडियम्स के बारे में क्यों बता रहे हैं? कोई एसेंस नहीं है उसका, सेंटेंस करेक्शन में कोई एसेंस नहीं है उसका। जीमैट में अच्छा स्कोर करना है, अगर हमने ये हेडिंग बनाई होती, अगर हमने ऐसी हेडिंग बनाई होती कि जीमैट में अच्छा स्कोर करना है, तो ईडीएम का पूरा पूरा हम 2 या 3 लाइन लिख रहे होते, क्योंकि ये असेंशियल पॉइंट बन जाता। पर जब हम सेंटेंस करेक्शन की हेडिंग बनाया तो इडियम्स इररिलेवेंट हो गए। तो यही करना सीखना है, ठीक है, और इसी में डिफिकल्टी जाने वाली है। एक पैसेज को छोटा करना डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 2 पैसेजेस को, एक पैराग्राफ थी, एक पैसेज था, इसके में प्रेसी बनाने का देखा कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो आंसर दिया हुआ है सेकंड वाला, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप एक बार रीड कर लेंगे, इसकी प्रेसी का भी आंसर अवेलेबल है, ठीक है। मुझे कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको मैं कराने वाला था, पर सीइंग दैट इट्स गेटिंग वेरी बोरिंग, राइट, व्हेन आई एम ट्राइंग टू लाइक आंसर एवरी एंड एवरीथिंग, राइट, आई एम रीडिंग द होल पैसेज, एक एक चीज पढ़ रहा हूँ, इररिलेवेंट बता रहा हूँ, और मुझे एट द सेम टाइम ये भी लग रहा है कि मैं इसको अगर एक और क्वेश्चन करा भी देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप इससे कुछ सीख जाओगे। आप जो सीखने वाले हो इसके अंदर, वो आप कर करके सीखने वाले हो। मैंने पहली क्लास में बताया था कि ये पूरा प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ प्रोसेस सिखा सकता हूँ। तो मैं प्रोसेस एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इसके बाद आपको होमवर्क में क्वेश्चंस रहेंगे। प्रोसेस: फर्स्ट रीडिंग सेंट्रल आइडिया, सेकंड रीडिंग अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट कंटेंट इन अकॉर्डेंस विद दैट आइडिया and ignoring the points which are inessential, and then being aware that we have to write this content in around 1/3 of the passage। तो काउंट भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, पर इन दी एंड जब भी एक प्रेसी बना लोगे तो काउंट जरूर करना, क्योंकि हमें अभी प्रैक्टिस करनी है, हमें एक हैबिट बनानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं कराने वाला था, इसको मैं शायद कल करा दूं, वैसे मेरा मन नहीं है, मैं प्रेसी राइटिंग यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसको आप रीड करोगे, बहुत सिंपल है। इसका प्रेसी का आप इसको देखोगे किस तरह से इसने शॉर्ट किया, तो बहुत सिंपली इसने शॉर्ट किया है। इसके बाद जो क्वेश्चंस है होमवर्क में, कितने क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन है प्रेसी में। क्या मैं आपको 8 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा? नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि फिर आप बाकी चीजों पे फोकस नहीं कर पाओगे, आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन,
ये दोनों आपके होमवर्क बनते हैं, ठीक है, आज के ये दोनों आपको करने हैं। एट द सेम टाइम आप इसको एक बार फिर से रीड कर लोगे, जो हमने जीमैट सेंटेंस करेक्शन वाला पैराग्राफ किया है, जब आप खुद से एक बार रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने प्रेसी बनाई थी। सेकंड वाले को आप रीड कर लोगे तो इसके आंसर यहाँ पर क्लियर कट अवेलेबल है। इसके बाद जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, इसके आंसर पीछे से मत देखना, ठीक है, पहले देखना मत, पहले पूरी पूरी समरी बनाने की कोशिश करो। एक बार रीड करो, दो बार रीड करो। पहली बार प्रेसी राइटिंग कर रहे हो, टाइम लगेगा, टाइम दो। एक्चुअली मल्टीप्लाई कर सकते हो लाइन और नंबर ऑफ वर्ड्स को, धीरे धीरे ही आने वाला है, ठीक है। तो आज 2 क्वेश्चन होमवर्क है, बाकी के जो 6 क्वेश्चन है वो आप आर्बिट्ररी खुद भी कर सकते हो। आप एक हफ्ते बाद भी आपको लगता है कि प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, 1 महीने बाद भी लगता है, तो आप प्रेसी राइटिंग के क्वेश्चन कर सकते हो। पर ये जो 2 हैं, फर्स्ट और सेकेंड, इसके आंसर आप मेरे को दोगे। इसके बाद के जो 6 क्वेश्चन हैं वो आप 2 महीने बाद भी कर सकते हो, एग्जाम के 1 दिन पहले भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन करना है, ठीक है। मुझे भेजना है या नहीं भेजना है वो सेकेंडरी है। प्रैक्टिस हर क्वेश्चन ही करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप आंसर पीछे से भी रिलेट कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप प्रेसी मुझे ही भेज सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी थी, थैंक यू।